नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 2024 लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और जीत की हैट्रिक का दावा भी ठोक रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज बंगाल के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कृष्णानगर में एक रोड शो भी किया और एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर इसका अपमान किया है। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। आइए सुनाते हैं पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी। करेंगे, करेंगे, करेंगे। बांग्लार विकास होवे तभी देशार विकास होवे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए। तो देखिए, ममता के किले में सेंध लगाने की कोशिश है बीजेपी की। चर्चा हम इसी पे करेंगे, लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि कुछ ही देर में बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, जहां संभव यह है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। चलिए चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत करता हूं, महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता है। महेश जी, बहुत स्वागत आपका। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आदेश जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे सहयोगी आनंद, जो कि इस समय दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। आनंद, आपका भी स्वागत। और साथ ही विवेक तिवारी जी हमारे साथ, लखनऊ ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत विवेक जी। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे मनीष गुप्ता जी। बंगाल में जो स्थिति है उसमें सेंध लगाने की कोशिश है बीजेपी की, जो किला बना रखा है ममता बनर्जी ने। पीएम मोदी के दौरे को किस तरीके से देखा जाए, क्या वहां सेंध लगती हुई दिख रही है?
पिछली बार जो दीदी और दीदी किया था ना, उसका थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ, थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाया था। हाँ। इस बार उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला है कि सत्ता साथ है और शेख शाहजहां को लोग बचा रहे हैं। संदेश खाली का जो मुद्दा है वो जी मनीष जी बोलिए। लगता है मनीष जी से संपर्क टूट गया, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक महेश वर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। 42 की 42 सीटें बंगाल में। देखिए, सीट की दृष्टि से ये बात नहीं कही गई। मानवीय संवेदना जब तार तार हो जाती है, राजनीति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सीट आपको कितना, सीट का तो नतीजा जब आएगा तो हमारे हिस्से में कितना आएगा, किसी और के हिस्से में कितना जाएगा। लेकिन सवाल है कि इस तरह के अन्याय का, इस तरह के अनाचार का, इस तरह के बेविचार का, इस तरह से कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का, इस तरह का शासन होने का, महिलाओं का जो है इससे बड़ा घनघोर उत्पीड़न, जिस शाहजहां के खिलाफ 1250 शिकायतें मिली, 49 में एफआईआर दर्ज हुआ। हाई कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर जब हाई कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार करो, तो ऐसे उसको प्लेट में सजा के लेकर आया गया और उसको लेकर पक्ष मौन पसार ले, सारे लोग चुप हो जाएं। ममता बनर्जी जैसा व्यक्ति फ्लोर पे आके विधानसभा में समर्थन करे, ऐसे घिनौनी एक महिला नाम ममता, और उसके बाद इस तरह की घिनौना चेहरा चरित्र सामने आए, राजनीति में बचेगा क्या? अगर हम भी अगर नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं कहेंगे, हम सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करने जाएंगे, हम सिर्फ सीट की पॉलिटिक्स करने जाएंगे, तो मानवीय मूल्यों का फिर संरक्षण कहां से मिलेगा? उसका संरक्षक कौन होगा? समाज कैसे चलेगा शाहजहां जैसे लोगों से? सोचिए कि 12-12, 11-11 साल की बच्चियों को ले जाके रात भर रौदना। मांग तो हो रही थी कि पश्चिम बंगाल में अब स्थिति ऐसी बन गई है कि बिना राष्ट्रपति शासन के कुछ नहीं होना है। जो आपका कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी राष्ट्रपति शासन के बाद जो है क्या हो जाता? राष्ट्रपति शासन के बाद ये और कहते कि देखिए किस प्रकार से जो है केंद्र सरकार जो है इस बहाने, अब तो कहीं कोर्ट जो है जो चीज सामने रखा है और जिस प्रकार से कोर्ट ने इनको नसीहत दी है कि आप किसकी जमानत लेकर आए हैं, शाहजहां की 1250 शिकायतें आई, जिसमें आप लोगों ने मात्र 49, ये तो अतीक जैसा काम है इसका। आप देखिए अतीक अहमद क्या था, अतीक साहबुद्दीन ये क्या थे? जिंदा जलाते थे, खौलते तेल में लोगों को डाल देते थे, तेजाब में डाल देते थे। हमारे आपके घर की अगर किसी बहन बेटी 11-12 साल की बच्चियों का बलात्कार हुआ होता, हम पे क्या गुजर रहा होता? तो ये वोट का चोट नहीं अगर दे पाएंगे हम, तो इसको किस तरह से हम ये करेंगे? एक जनाक्रोश कैसे पैदा होगा? ठीक है, वो हम कहीं सामने रख के अगर बात करेंगे तो आज का ये आपका जो कहीं जो आपकी मुद्दा है, जो आप इसको लेकर आज कहीं अपने दर्शकों को इसका कहीं लाभ देना चाहते हैं, तो लोगों को समझ में आएगा कि ऐसी चीज जब समाज के अंदर आती है तो हम सबको किस तरह से मिलकर इसका प्रतिकार करना चाहिए। ठीक है, इस पे किस प्रकार से करारा प्रहार करना चाहिए। ठीक है आदेश जी, अब आपसे मैं यही चीज समझना चाहूंगा कि बंगाल में जो कुछ भी पिछले कुछ वक्त में चला है, उसको लेकर के कांग्रेस भी मुखर होकर के ममता सरकार के खिलाफ मैदान में नहीं दिखी। कारण इसका क्या? और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अभी तो अलायंस में है या नहीं है, ये भी कंफ्यूजन है। अभिषेक जी, अलायंस अलग चीज है और किसी भी तरह से कानून का पालन ना होना, लोगों के साथ अत्याचार होना, हमने सदा इस आवाज को उठाया है जो है। तो संदेश खाली नहीं, हम संदेश खाली भी, और मणिपुर हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे हिंदुस्तान के किसानों की बात हो, चाहे हमारी महिलाओं के साथ किस तरह के इनके सांसद ने अत्याचार किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रही, किस तरह के पास्को का कानून लगने के बावजूद भी वो जेल के पीछे नहीं गया, किस तरह के इनके मंत्री किसानों के ऊपर रौंद देते हैं, जीप से कुचल देते हैं। हमने उन तमाम चीजों को उठाया। किसी भी घटना की निंदा करनी चाहिए, उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। हम उस हर चीज का विरोध करते हैं जो संवैधानिक रूप से गलत है जो है, चाहे वो संदेश खाली है, चाहे वो मणिपुर है या हिंदुस्तान के किसी प्रांत में है।
लेकिन आज पूरी संदेश तरह से खाली जो है राहुल लोकतंत्र गांधी को नहीं ध्वस्त पहुंचे थे। किया जा रहा है कहीं ना कहीं जो है। संदेश और खाली उसमें राहुल अगर गांधी सबसे- पहुंचे थे क्या? संदेश खाली राहुल गांधी पहुंचे थे? राहुल गांधी जी हर उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे कानून नहीं। अपना काम करता नहीं देखेगा। नहीं, राहुल गांधी हर मणिपुर जगह की पे घटना भी पहुंचेंगे दुखद थी जहां और पे मणिपुर की सरकार घटना को लेकर criminals के को बीजेपी बचाने में सरकार लग जाती घिरी। है। तो राहुल गांधी मणिपुर हर तो तक राहुल उस गांधी व्यक्ति के पहुंचे, पास लेकिन पहुंचे ममता सरकार जहां के पे खिलाफ राहुल गांधी ने क्या बोला? को जला दिया जाता है और सरकार उस गरीब और असहाय कमजोर लोगों के सर, तो वही मैं पूछ रहा हूं कि संदेश खाली में राहुल गांधी नहीं दिखे, मणिपुर में दिखे। मणिपुर में दिखे, ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष को मुखर होना चाहिए, लेकिन संदेश खाली में आप नहीं दिखते हैं और आप मणिपुर में दिखते हैं। ये सिलेक्शन क्यों? उन्होंने जगह को साफ किया। हम उस तकलीफ को बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन देश के ठीक है। गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर और इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, हमारे साथ पीयूष पंत जी भी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पे। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बात कर रहे हैं हम पश्चिम बंगाल की, और पीयूष पंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए आज प्रधानमंत्री ने जो कहा, संदेश खाली की चर्चा के साथ उन्होंने कहा कि 42 की 42 सीटें, क्या लग रहा है बंगाल में इस बार क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? मंत्री जी वो दावा कर रहे हैं और हर पार्टी दावा करती है, उसके लिए सही है, वो दावा करे, कोई उसमें बात नहीं है। लेकिन ये जो संदेश खाली है, निश्चित रूप से उसका एक एंगल भी उसमें क्योंकि एक वहाँ का जो दादा टाइप का जो नेता है वो टीएमसी से जो जुड़ा हुआ है, और शाहजहां जो है वो चूंकि एक समुदाय से आता है तो उसको एक पोलराइज करने की भी कोशिश हो सकती है। और क्योंकि वो ट्राइबल एरिया एसटी इलाका है, तो इसलिए उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि ये घटना को देखिए 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, और जिस तरह से चला था पूरा, लेकिन इसके पहले इसकी कोई खबर नहीं ली गई, केंद्र सरकार के द्वारा भी नहीं ली गई। अब जब लोगों ने वहाँ पे खुल के जो है रेसिस्ट करना शुरू किया है, तो इसको पूरी तरीके से कैपिटलाइज करने की कोशिश हो रही है। और चूंकि चुनाव 2024 का है, तो जहाँ तक समीकरण की बात है, तो देखिए टीएमसी एक तरफ है, बाकी जो है बीजेपी दूसरी तरफ है, और दोनों की अगर विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, मेन जो है बाकी जो पार्टियां हैं वहाँ वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, चाहे आप वो लेफ्ट पार्टीज को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए। तो टीएमसी और बीजेपी का ही जो एक मुकाबला है, और कोशिश यही है कि दोनों अपनी सीटें बढ़ाने के लिए इस बार कोशिश कर रही हैं, और उसमें ये सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी बीच एक ऐसी खबर है कि थोड़ी देर में पीसीबी होने वाली है बीजेपी की। आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आनंद, आवाज मिल रही है आपको? आनंद, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या उम्मीद की जाए? पहली लिस्ट आज आ रही है बीजेपी की। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर लिस्ट की बात की जाए तो बस कुछ क्षण और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। जो दिल्ली में बरसक मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन राजनीति में सियासी गर्मी बढ़ जाएगी। बीजेपी अपनी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पहली लिस्ट, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा, जो कि बीजेपी का चेहरा होंगे, और प्रधानमंत्री तो वो हैं ही। देश की हर लोकसभा हो, चाहे कोई भी वरिष्ठ मंत्री क्यों ना हो, हर चेहरे पर, हर सीट पर बस एक चेहरा होगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उनके साथ साथ जो आज लिस्ट आनी है उसमें लगभग 120 से 150 नाम तक होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें सी कैटेगरी और डी कैटेगरी की भी सीटें है। और सी डी कैटेगरी की बात की जाए, वो कैटेगरी है जहाँ बीजेपी या तो 2014 या 19 में जीती नहीं है, और या तो जीती है, जहां बीजेपी या तो 2014 या 19 में जीती नहीं है, या तो जीती है तो कम मार्जिन से जीती है। तो बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो उनका नारा है अब की बार 400 पार में, एक एक सीट पर मंथन किया गया है, एक एक सीट को देखा गया है कि कौन सा जिता उम्मीदवार है, उसको लेकर लगातार पहले तो कोर कमेटी में मंथन किया गया, और उसके बाद सीईसी, बीजेपी की सबसे पावरफुल कमेटीज में से एक है चीफ इलेक्शन कमीशन कमेटी, वो उसके मोहर के बाद ही लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो आपके सूत्रों ने जरूर कुछ नामों की जारी कर दी जाएगी। सूत्रों से कुछ पता चल पाया हो कुछ नामों को लेकर के? लिस्ट में कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं जिनका नाम होगा, अगर आपके सूत्रों से कोई जानकारी मिल पाई हो?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सबसे पहला तो नाम इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उसके साथ अमित शाह का है, राजनाथ सिंह का है, धर्मेंद्र प्रधान का है, गिरिराज सिंह का है। तमाम वो सीनियर कैबिनेट मंत्री जो कि भारत सरकार में इस वक्त हैं, उन तमाम वरिष्ठ नेताओं का नाम होगा। और उसके साथ साथ सी और डी कैटेगरी को कुछ इस प्रकार बांटा गया है, जिसमें यूथ पर फोकस किया गया है, जिसमें महिला को फोकस किया गया है। और इन तमाम चीज़ों